है, और फिर भी उसके सामने दो थे। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच जब जोरो और अन्य लोग संभवतः अपनी सीमा तक पहुंच रहे थे, ईशान ने अंततः अपनी हकी वापस ले ली। जैसे ही दबाव कम हुआ, जोरो, ललित और संजय ऐसे गिर पड़े मानो पूरी तरह से थक गए हों। वे जमीन पर लेट गए, तेज सांसें लेते हुए इस तकलीफ से उबरने की कोशिश कर रहे थे। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 79885546। धत तेरी की। थोड़ा संभलने के बाद जोरो ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और अपनी असफलता पर निराशा व्यक्त की। हालांकि उसने ईशान को अपनी असली ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस ताकत ने जोरो को और भी निराश कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1-2 साल में ही ईशान उससे बहुत आगे निकल जाएगा। उस समय शिमोत्सुकी गांव में वे जीत और हार के मामले में बराबरी पर थे। जोरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना पीछे रह गया है। जोरो की शक्ल देखकर ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। सच कहूं तो हालांकि ईशान जोरो से पहले ही रवाना हो गया था, लेकिन उसकी ताकत में उछाल की असली वजह उसके कार्ड सिस्टम की मदद थी। जैसा कि कहावत है, आम लोग उन लोगों को नहीं हरा सकते जिनमें प्राकृतिक प्रतिभा होती है, प्रतिभाशाली लोग उन लोगों को नहीं हरा सकते जिनके पास प्रतिभा होती है, और जिनके पास प्रतिभा होती है वे उन लोगों को नहीं हरा सकते जो धोखेबाज होते हैं। जोरो के पास पहुंचकर ईशान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्या? क्या तुम्हें गिराने के लिए बस इतना ही काफी है? ऐसा कैसे हो सकता है? जोरो खड़ा हो गया, ईशान को घूरने लगा। ज्यादा घमंड मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ईशान ने उसके कंधे पर थपथपाया और राहत भरी आवाज में कहा, यह तो वैसा ही है, यह वही जंगली सुअर जैसा बच्चा है जिसे मैं पहले जानता था। यह वही मुहावरा था जो कोशीरो ने जोरो के बारे में पहली मुलाकात में इस्तेमाल किया था। ईशान के मुंह से यह सुनकर जोरो का चेहरा जम गया, क्योंकि उसे डोजो में अपनी शेखी बघारने वाली घोषणा की शर्मिंदगी याद आ गई। ललित भी खड़ा हो गया, उसकी हमेशा की तरह लापरवाह अभिव्यक्ति अब सतर्क हो गई जब उसने ईशान की ओर देखा। संजय ने भी यही किया। दरअसल जब ईशान ने उसे बाराती रेस्टोरेंट में पीटा था, तब भी वह थोड़ा नाराज था। हालांकि ज़हीर ने उसे इयान की पहचान बता दी थी। अब तक उसे एहसास हो गया था कि वह कितना नासमझ था। अगर वे तीनों मिलकर भी टीम बना लें तो भी ईशान को नहीं हरा सकते। क्या ग्रैंड लाइन के सारे समुद्री डाकू तुम्हारे जैसे राक्षस हैं? संजय ने सिगरेट सुलगाई और उदास होकर ईशान से पूछा। ईशान हंसा, पहले मुझे बात साफ कर लेने दो। अभी मैंने जो इस्तेमाल किया है वो एक अनोखी शक्ति है जिसे हकी कहते हैं, जिसके बारे में तुम लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। इसलिए मेरे सामने तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, लेकिन ये शक्ति हासिल की जा सकती है। अगर किसी दिन तुम इसमें महारत हासिल कर लो तो हमारे बीच का फासला इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अरे वैसे, ईशान जोरो की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी खबर मिली है कि शायद कुरिना ने भी अपनी हकी जगा ली है। इसका मतलब वो तुमसे भी आगे है। यह सुनकर जोरो को हताशा से खून की उल्टी आने लगी। आखिर सब उसे इतना पीछे कैसे छोड़ रहे थे? बहरहाल हालात चाहे जो भी हों, इस लड़ाई के जरिए उन तीनों को कुछ हद तक समझ आ गया था कि हकी क्या होता है। उन्हें यकीन था कि अब से यह शब्द उनके ज़हन में गहराई से बैठ जाएगा। यह एहसास होते ही कि ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है, उन्हें लड़ाई छोड़कर ईशान के साथ गोइंग मेरी में लौटना पड़ा। फिर से बैठ जाने पर संजय ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी भाव से ईशान की बात सुनी। ईशान ने कुछ भी नहीं छिपाया और
जोरो तथा अन्य लोगों को बताया कि हकी क्या था। हालांकि जब वे बातचीत कर रहे थे तो अचानक एक जहाज समुद्र में प्रकट हुआ और उनके जहाज की ओर बढ़ रहा था। अरे नहीं, यह तो बारोक वर्क्स का अरबती है। राजकुमारी विवी ने जहाज के पाल पर बारोक वर्क्स का लोगो देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाईं और खुशी से झूम उठीं। ऋतु भी बारोक वर्क्स की पूर्व सदस्य थी, इसलिए उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लगता है बारोक वर्क्स गद्दारों को पकड़ने की तैयारी में है। बेशक गद्दारों का इशारा विवी और उसके समूह की ओर था। विवी की पहचान उजागर हो चुकी थी और वह अल्बस्ता में बढ़ते विद्रोह को रोकने के लिए लफी के दल के साथ आई थी। हालांकि बारोक वर्क्स को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था और उन्हें शायद अल्बस्ता में उनके आगमन के बारे में पहले से ही पता था। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, विवी ने चिंता से ललित और बाकियों से कहा। नैना खिलखिलाकर बोली, चिंता मत करो, भूल गए क्या? हमारे पास एक जानवर है। अगर हम उसकी मदद कर सकें तो मगरमच्छ भी कोई खतरा नहीं रहेगा। वह ईशान के करीब झुकी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह सही नहीं है बड़े भाई ईशान? सही। विवी, इगाराम, उसोप और चौपर सभी नेमी की बातें सुनकर चौंक गए। बेशक हमारे यहाँ एक और सरदार है। हालांकि नामी के अनुरोध पर ईशान ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं अलाबस्ता के मामलों में नहीं पड़ूंगा। मेरे हिसाब से ब्लैकबर्ड का खतरा मगरमच्छों से कहीं ज्यादा है। अरे चलो भी, तुम ऐसे क्यों हो? नैना मुंह बनाकर इयान की बाहों में लिपट गई। बड़े भाई ईशान, प्लीज हमारी मदद करो। ईशान को मजा भी आया और गुस्सा भी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गालों को चुटकी से दबाया और उन्हें एक तरफ खींचकर कहा, वाह नैना, कोशिश तो अच्छी रही, पर जब तक तुम्हारे वक्ष का आकार कुछ और बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा आकर्षण काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि ईशान उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक टीच नहीं आया था और अगर वे विद्रोह को रोकना चाहते हैं तो उन्हें अल्बस्ता में और अंदर जाना ही होगा। ईशान को डर था कि अगर वह ललित और बाकियों का पीछा करता रहा तो टीच बिना किसी की नजर में आए अल्बस्ता पहुंच जाएगा। इसके अलावा वह मगरमच्छ वाला कुछ समय पहले ही ईशान के साथ अपना काम खत्म करके अलाबस्ता लौटा था और उसे ईशान से अपनी आत्मा का खोया हुआ टुकड़ा वापस मिल गया था। अगर ईशान जोरो और बाकियों के साथ मिलकर उस पर फिर से हमला करता तो मगरमच्छ निश्चित रूप से पागलपन की कगार पर पहुंच जाता। यह बदमाशी का ऐसा स्तर है जिसे सबसे खूंखार समुद्री लुटेरों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि ईशान का मानना था कि उसकी मदद के बिना भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स क्रोकोडाइल को हराने में सक्षम थे। ईशान जोरो को और अनुभव हासिल करते देखना चाहता था और अगर वह खुद ही सब कुछ संभाल लेगा तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे। ईशान उनका बड़ा भाई है लेकिन उनका दाई नहीं है। खैर, बारोक वर्क्स का जहाज तो उनकी पहुंच में था। ईशान ने आरव की तरफ मुड़कर पूछा, मैं उनका ध्यान रखूं या तुम? मैं जाऊंगा, आरव ने कहा, अपनी काउबॉय हैट पहनकर और जहाज के किनारे की ओर बढ़ते हुए। उसने बारोक वर्क्स के जहाज को नजदीक आते देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। दुश्मन के जहाज पर पहले से ही बैरोक वर्क्स के निचले स्तर के कई सदस्य खड़े थे। वे सभी हथियार पकड़े हुए थे और लड़ने के लिए तैयार होकर चिल्ला रहे थे। हालांकि उनके लिए इक्के की प्रसिद्ध फायर फिस्ट इंतजार कर रही थी। एस के हाथ से एक विशाल आग का गोला फूटा जो बेजोड़ शक्ति से लबालब था। इसने जहाज पर विनाशकारी प्रहार किया जिससे वह पल भर में फट गया। जलते हुए जहाज के टुकड़े चमचमाती आतिशबाजी की तरह बरस पड़े जिससे स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकू दंग रह गए। वे सोच रहे थे, अरे
हमारे पक्ष में एक बदमाश है। आरव ने बारोक वर्क्स जहाज की देखभाल करने के बाद पीछे मुड़कर ईशान की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिलाया और फिर एक साथ अपनी टोपियां उतार दीं। अपनी अपनी टोपियों के अंदर से उन्होंने एक एक विवर कार्ड निकाला। आरव ने अपना ललित को दिया, जबकि ईशान ने अपना जोरो को। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना, ईशान ने निर्देश दिया। यह मेरा विवर कार्ड है। मैंने कुइना को भी एक टुकड़ा दिया है। यह कागज तुम्हें मेरे ठिकाने तक पहुंचा देगा। अगर तुम्हें कभी मुझे ढूंढना हो तो बस उस दिशा में चलो जहां यह इशारा करता है। जोरो ने अपने हाथ में रखे कागज के टुकड़े को घूरा, कुछ भी नहीं कहा और उसे ईशान से ले लिया और सावधानी से अपने पास रख लिया। तो फिर तुम जाओ। ईशान ने जोरो का कंधा थपथपाया। जो करना है करो। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। जब तुम एक महान तलवारबाज बन जाओ तो कभी भी आकर मुझे चुनौती देना। जोरो ने नाक भौं सिकोड़ी। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूं। इस बीच आरव ने ललित को निर्देश देना समाप्त कर दिया था, इसलिए ईशान और उसका समूह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज से उतर गए। आखिरकार स्ट्रॉ हैट पायरेट्स नहर के रास्ते अलाबस्ता जा रहे थे, जबकि ईशान और उसके दोस्तों को बंदरगाह पर कुछ देर इंतजार करना था। उन्हें फिलहाल अलग होना पड़ा। जब वे जा रहे थे, जोरो ने आखिरकार ईशान की तरफ देखे बिना ही कहा, अपना ख्याल रखना। हमारे सामने मत मरना। ईशान हल्का सा मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था कि संजय अचानक ईशान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, ईशान, अगर तूने मेरी बहन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुझे बहुत पछताऊंगा। याद रखना। ईशान संजी की बात सुनकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि संजय क्या कहना चाहता है, संजय चुपके से भाग चुका था। उसका क्या मतलब था? ईशान ने रीजू की ओर मुड़कर उलझन में पूछा। रीजू हंसा। लगता है उसने हमारे रिश्ते को गलत समझा है। क्या बकवास है? ईशान को अचानक एहसास हुआ कि संजी का रक्षात्मक रवैया एक छोटे बच्चे जैसा था जो अपनी बड़ी बहन की रक्षा करता है। क्या उसे सचमुच इससे निपटना था? स्ट्रॉ हैट्स के जहाज को दूर जाते देख ईशान ने दांत पीसते हुए फैसला किया। अगली बार जब वह उस बिगड़ैल रसोइये संजय को देखेगा तो उसे अच्छी सीख देगा। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 79981450। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जहाज अलाबस्ता से होकर गुजरने वाली नहर के रास्ते रवाना हुआ। उनकी योजना अंतर्देशीय तट पर उतरने और फिर रेगिस्तान पार करके राजधानी अलुबरना पहुंचने की थी। नैना जहाज की पटरी पर टिकी हुई थी, उसकी ठुड्डी उसके हाथ पर टिकी हुई थी और वह उत्सुकता से उस दिशा में देख रही थी जहां से वे अभी अभी निकले थे। नैना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? विवी ने पास आते हुए पूछा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? नैना ने आह भरी। मैं बस सोच रही थी, अगर मैं ईशान से पहली मुलाकात में ही उसके साथ जुड़ जाती और उसकी नाविक बन जाती तो क्या होता। सोचती हूं कि अब मैं कहाँ होती। विविस के नीले बाल समुद्री हवा में लहरा रहे थे जब उसने नैना को सहानुभूति से देखा। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं। नैना ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर ललित और उसोप को डेक पर मस्ती करते देखा। वह मुस्कुराई और बोली, अगर मैं चली जाती तो शायद इन बेवकूफों को जहाज चलाना भी नहीं आता। विवी ने सहमति में हंसते हुए कहा, तुम निश्चित रूप से इस दल का एक अनिवार्य हिस्सा हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, इन परेशान करने वाले बेवकूफों के साथ इतना समय बिताने के बाद यह वास्तव में अच्छा है।
नैना और विवी बातें कर ही रही थीं कि संजय ताज़ा पेय पदार्थ लेकर उनके पास आया। उनका धन्यवाद स्वीकार करने के बाद वह खुशी से घूमा और चला गया। अरे विवी! जोरो उनके पास एक लिफाफा लेकर आया जो भरा हुआ लग रहा था। क्या अलुबारना में कोई ऐसी जगह है जहां हथियार बेचे जाते हैं? उसने विवी से पूछा। जरूर है, विवी ने जवाब दिया। तुम्हें असल में क्या चाहिए? जोरो ने उदास होकर कहा, मुझे 2 नई तलवारें खरीदनी हैं। ईशान ने मेरी 2 तलवारें तोड़ दीं। नैना ने यह सुना और तुरंत नाराज हो गई। उसने जोरो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने तुम्हें लॉकडाउन में तलवारें खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे और अब तुम नई तलवारें खरीदना चाहते हो। क्या तुम इतने कमजोर हो? तुम्हारे भाई ने उन्हें पहले ही क्यों तोड़ा? नामिस की बातें सुनकर जोरो और भी निराश हो गया। नैना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह बोली, अगर तुम्हें तलवार खरीदनी है तो मेरे पास मत आना। मेरे पास तुम्हें उधार देने के लिए और पैसे नहीं हैं। जोरो ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने पैसे हैं। हम। नैना ने जोरो के हाथ में लिफाफा देखकर असमंजस में पड़ गई। उसने 2 बार सूंघा और फिर जोरो के हाथ से उसे छीन लिया। अरे, इसे वापस दो! जोरो चिल्लाया, इसे वापस लेने की कोशिश करते हुए। लेकिन नैना ने पहले ही लिफाफे के अंदर देखा और निश्चित रूप से यह बेरी नोटों का एक मोटा ढेर था। स्विश! नैना ने हाथ से पैसों का ढेर झटक दिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई और जोरों से पूछा, कम से कम 5 करोड़ बेरी। तुम इतने अमीर कब बने? क्या ये तुम्हारी गुप्त बचत है? नहीं, जोरो चिल्लाया। ईशान ने हमारे जाने से पहले मुझे ये दिया था। उसने कहा था कि ये उन चीजों का मुआवजा है जिन्हें उसने तोड़ा था। नैना और विवी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जोरो की तलवारें तोड़ने के बावजूद ईशान ने उसे नई तलवारें खरीदने के लिए पैसे छोड़ना याद रखा। लगता है वो वाकई एक अच्छा बड़ा भाई है। मैं ये पैसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। जब हम अलुबरना पहुंचेंगे तो मैं इन्हें वापस कर दूंगी। नैना ने जोरों से कहा, अगर तुम इन्हें अपने पास रखोगे तो शायद फिर से शराब पर ही उड़ा दोगे। जोरो की छवि शराब पीने की थी और नैना को यात्राओं के दौरान उसकी आदतों के बारे में पता चल चुका था। वह उसे शराब पर सारा पैसा खर्च नहीं करने देगी, यह तो पक्का था। बेशक जोरो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पैसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब वह पैसे वापस लेने की जिद पर अड़ा रहा तो नैना और भी भड़क उठी। उसने अपना सिर आगे करके जोर से मारा, जिससे उसके माथे पर एक बड़ी गांठ पड़ गई और उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। जोरो को उदास देखते हुए नैना ने खुशी से लिफाफे में पैसे गिने और वे वाकई पूरे 5 लाख थे। नैना को अचानक एहसास हुआ, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ईशान इतना अमीर है। क्या वो इतने करोड़ बेरीज ऐसे रखता है जैसे कुछ भी नहीं? यह धनराशि जोरो के लिए 2 अच्छी तलवारें खरीदने के लिए पर्याप्त थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विवी ने सिर हिलाया। इगाराम से मैंने जो सुना उसके अनुसार जब ईशान सामा को शिचिबुकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने विश्व कुलीनों से कर के रूप में 10 अरब बेरीज की मांग की थी। विश्व सरकार शुरू में इसे गुप्त रखना चाहती थी, लेकिन यह बात मित्र देशों में फैल गई। कई देश इससे असंतुष्ट हैं क्योंकि विश्व कुलीनों को दी जाने वाली कर राशि मित्र देशों के धन से आती है। विवी ने इयान द्वारा श्रद्धांजलि की।
मांग के साथ इस घटना के बारे में बात की, लेकिन उसने बेली के प्रतीक के साथ नैमी की आंखों में चमक नहीं देखी। 10-10 अरब बेरीज। नैना ने अपने हाथ आपस में जोड़े और उन पर अपना गाल टिका दिया। स्वप्निल और मोहित सी। रुको, तो तुम कह रहे हो कि ईशान अरबती है? हाँ हाँ, वह है, विवी ने जवाब दिया। नामिस की प्रतिक्रिया देखकर उसके माथे से ठंडा पसीना टपक पड़ा। आह! नैना हाथ उठाकर चिल्लाई, क्यों भगवान, क्यों? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ईशान साम के पीछे पीछे जाती। उसकी इस बात पर बाकी क्रू में हड़कंप मच गया। खासकर ललित ने अपना सिर खुजलाया और फिर अपनी छोटी उंगली नाक में गड़ाते हुए पूछा, नैना, तुम ईशान का पीछा क्यों करना चाहती हो? नैना ने उसे घूरा। चुप रहो, बेचारे बेवकूफ समुद्री लुटेरों, मुझसे बात मत करो, वह अचानक बोली। इतना कहकर नैना ने मायूसी से सिर झुका लिया और रेलिंग से टिककर कमजोर स्वर में बोली, उफ! मेरी जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली युवती को ऐसे असफल साथियों का साथ क्यों मिला? ओह हाँ हाँ। राजकुमारी विवी नैमी की बात पर बस घबराहट में हंसी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। हालांकि वह जानती थी कि नैना सिर्फ बातें कर रही थी और वह वास्तव में ईशान को खोजने के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को नहीं छोड़ सकती थी। फिर भी उसने इस जहाज पर नैमी की स्थिति देखी थी, वह एक रानी की तरह थी। हालांकि जब जोरो ने पहले नई तलवारें खरीदने का उल्लेख किया तो विवी को अचानक कुछ याद आया। अलाबस्ता एक प्राचीन राज्य है जिसमें अनगिनत खजाने सदियों से चले आ रहे हैं। विवी को एक बार याद आया जब वह खेलने के लिए शाही खजाने में घुसी थी तो उसने एक बहुत ही सुंदर तलवार देखी थी। उसके पिता राजा के अनुसार वह तलवार बहुत प्रसिद्ध थी और वह 12 सर्वोच्च श्रेणी की तलवारों में से एक थी जिसे इजुमी कनेसाडा कहा जाता था। यदि वे इस बार अपने देश को बचा सकें तो वह अपने पिता से उस तलवार को उनके बहादुर योद्धा जोरो को देने की विनती करेगी। हालांकि बस यही अफसोस था कि शिचिबुकाई ईशान को कुछ जरूरी काम था, वरना शायद वे अलाबस्ता के खजानों में से कुछ देकर उससे मदद मांग सकते थे। उसे नहीं पता था कि क्या इतना काफी होगा कि वह मदद के लिए राजी हो जाए। देखना। भाग्यवश ईशान, जो नैनोहाना में ही रह गया था, अचानक छींकने लगा। उसे दूर हो रही बातचीत का पता नहीं चला। अजीब बात है, क्या मुझे सर्दी लग गई है? ईशान ने उलझन में नाक रगड़ी। ये तो नहीं हो सकता, जब से मैं इस दुनिया में आया हूं तब से बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को विदा करने के बाद ईशान और उसके समूह ने शहर में अधिक समय तक रुकने का फैसला किया, लेकिन रीजू और ऋतु खरीदारी करने जाना चाहते थे, इसलिए वे अलग हो गए। दूसरी ओर आरव जहाज पर ही रुका रहा। उसे फिर से भूख लगी थी और महेश को उसके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही डोरोनी के लिए भी कुछ अतिरिक्त खाना तैयार करना था। जहां तक ईशान की बात है तो वह बोरियत के कारण नैनोहाना फ्लावर सिटी की सड़कों पर अकेले ही टहलता रहा। हालांकि ईशान को चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया जिसने अपना पूरा शरीर कपड़े में लपेट रखा था। वह व्यक्ति उसके पास से गुजरा और ईशान ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रेगिस्तानी देशों में यही पहनावा आम है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उसके पास से गुजरा, ईशान ने देखा कि उन्होंने उसके हाथ में कुछ थमा दिया है। संदेह पैदा न हो इसलिए ईशान ने एक सुनसान गली में पहुंचने तक इंतजार किया और फिर अपना हाथ खोलकर देखा कि उस व्यक्ति ने उसे क्या दिया है। यह एक छोटा सा नोट था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि वह व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी आर्मी का सदस्य था जो कुछ मूल्यवान खुफिया जानकारी दे रहा था।
उसने जल्दी से नोट खोला और देखा कि उसमें केवल एक पंक्ति थी। ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू मिल गए हैं। वे कल बंदरगाह पर पहुंचेंगे। नोट पढ़ने के बाद ईशान ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। अंततः वह समय आ गया है। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80127768। अगले दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठा, अरबस्ता के बाहरी समुद्र में एक जर्जर जहाज दिखाई दिया। इस नाव पर एक फटा हुआ झंडा लटका हुआ था जिस पर 3 खोपड़ियों का एक विशिष्ट पैटर्न बना हुआ था, जिससे पता चलता था कि यह ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का जहाज था। हालांकि इस समय ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के सदस्य जहाज के डेक पर अस्तव्यस्त पड़े थे। टीच, वैन ऑगर, लाफिट, बर्गेस और डॉक क्यू सभी के चेहरे पीले और कमजोर लग रहे थे, मानो मौत के कगार पर हों। यह उनके उस ऊर्जावान व्यवहार से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने ग्रैंड लाइन पर पहली बार यात्रा शुरू करते समय दिखाया था। तो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स की यह हालत क्यों हुई? यह सब ड्रम द्वीप छोड़ने के बाद शुरू हुआ। हालांकि वे आरव और उसके साथियों से आगे थे और ड्रम द्वीप पर उनका सामना नहीं हो पाया, फिर भी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को जाने के चौथे दिन एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि एक अनोखा और विनाशकारी तूफान था। किस्मत से ब्लैकबर्ड पायरेट्स जिस समुद्री क्षेत्र से गुजर रहे थे, वहां उन्हें एक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। अगर यह सिर्फ तूफान होता तो भी ठीक था, लेकिन उसी समय समुद्र की सतह के नीचे अचानक एक ज्वालामुखी फट पड़ा। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ समुद्र तल से भारी मात्रा में ज्वालामुखीय राख निकली, जो अनगिनत बड़ी छोटी ज्वालामुखीय चट्टानों के साथ मिल गई। ये ज्वालामुखीय तत्व फिर प्रचंड तूफान में मिल गए। क्या आप ऐसी मौसम संबंधी घटना की कल्पना कर सकते हैं जहां चट्टानें और कीचड़ भूस्खलन की तरह आसमान से गिरें? तूफान के बीच ब्लैकबियर्ड समुद्री लुटेरों पर गंधक की गंध वाली बारिश की बाढ़ आ गई, साथ ही उनके जहाज पर भारी मात्रा में कीचड़ भी बरसा। जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और लगभग कीचड़ में दब गया था, लेकिन अगर ब्लैकबियर्ड न होता, जिसने अपने गहरे गहरे फल की शक्ति से उन पर बरस रहे कीचड़ और पत्थरों को सोख लिया होता, तो इस कुख्यात समुद्री लुटेरों की दुनिया की कहानी शायद जल्दी ही खत्म हो जाती। ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू एक खतरनाक तूफान से गुजर रहे थे, तेज गंधक की बदबू को झेलते हुए जिससे उनकी आंखें और नाक बहने लगी थीं। वे उस अजीबोगरीब कीचड़ धंसने वाले तूफान से बचने की उम्मीद में डॉक करने की जगह की तलाश में अपने जहाज को बेतहाशा आगे बढ़ा रहे थे। शायद किस्मत ने ही उन्हें तूफान के बीच जमीन का सबसे नजदीकी टुकड़ा ढूंढने में मदद की। जब जमीन दिखाई दी तो टीच और उसका दल इतना उत्साहित हो गया कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं रही कि वह किस तरह की जमीन है, और उन्होंने तुरंत अपना जहाज किनारे लगा दिया। जैसे ही उन्होंने बंजर द्वीप पर कदम रखा, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। जमीन बंजर और वीरान थी, जहां न तो कोई आश्रय था और न ही कोई सहारा। लेकिन ठोस जमीन ढूंढने की चाहत इतनी प्रबल थी कि वे उसे रोक नहीं पाए। तूफानी मौसम में नाविकों का यह अवचेतन व्यवहार था। हालांकि भूस्खलन के तूफान से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर भी वे ठोस जमीन की सुरक्षा की तलाश में थे। टीच, जो एक डेविल फ्रूट उपयोग करता था, उसे भी डर था कि जहाज नष्ट हो जाएगा, जिससे वह समुद्र में गिरकर मर जाएगा। वे किसी तरह छिपने की जगह ढूंढने में कामयाब रहे और 2 घंटे से ज्यादा समय तक तूफान का सामना करते रहे, जब तक कि वह थम नहीं गया। जब वे अपने अस्थायी आश्रय से बाहर निकले तो दल के सदस्य थकेहारे सूअरों के झुंड जैसे लग रहे थे। थकेहारे और भूखे, वे अपने जहाज पर लौटकर गर्मागर्म खाना और नहाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही वे तट के पास पहुंचे,
उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। उनका जहाज कहीं नहीं मिला। उसका कोई निशान नहीं बचा, तूफान का मलबा भी नहीं। उन्होंने जहाज को छोड़ने से पहले उसे मजबूती से लंगर डाला था, फिर भी वह गायब हो गया। बिना कोई सबूत छोड़े उसका नष्ट हो जाना नामुमकिन था। मेरा जहाज कहाँ है? टीच अविश्वास से समुद्र की ओर देखने लगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने तूफान में किसी ने उनका जहाज चुरा लिया हो, है ना? तभी लाफिट को कुछ अजीब सा लगा। वह टीच की ओर मुड़ा और बोला, कैप्टन, क्या तुमने गौर किया है कि जिस द्वीप पर तुम खड़े हो वह हिल रहा है? लाफिट के शब्दों से समूह चौंक गया और अपने पैरों की ओर देखने लगा। आसपास की चीजों की तुलना में उन्हें एहसास हुआ कि द्वीप दरअसल धीरे धीरे दूर जा रहा था। टीच हैरान रह गया। क्या वे गलती से किसी समुद्री राक्षस की पीठ पर चढ़ गए थे? वे पांचों कुछ देर तक स्थिर खड़े रहे, अपने पैरों के नीचे समुद्री राक्षस की किसी भी हलचल के संकेत पर नजर रखते रहे। ऐसा लग रहा था कि द्वीप की हलचल सिर्फ समुद्री धारा के बहाव के कारण हो रही थी। अचानक वैन ऑगर को इसी रास्ते पर सुनी एक कहानी याद आ गई। कैप्टन, क्या आपको आइलैंड ईटर की कहानी याद है? कहते हैं कि इस रास्ते पर एक विशालकाय जीव रहता है जो इतना विशाल होता है कि पूरे के पूरे द्वीपों को निगल सकता है। और जब वह मल त्यागता है तो उसका मल इतना विशाल हो जाता है कि वे समुद्र में तैरते हुए द्वीप बन जाते हैं जो समुद्री धारा के साथ बह जाते हैं। बोलते बोलते टीच को आखिरकार पहेली का टुकड़ा समझ आ गया। क्या आप कह रहे हैं कि जिस द्वीप पर हम खड़े हैं वह आइलैंड ईटर्स का मल है? वैन ऑगर ने सिर हिलाया। और कोई वजह नहीं है तो शायद यही वजह है। हमारा जहाज बहकर नहीं गया, हम द्वीप के साथ बह गए। इस स्पष्टीकरण से समझ में आया कि उनका जहाज कहीं क्यों नहीं मिला। उसे अभी भी वहीं लंगर डाले रहना चाहिए था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, लेकिन वे अनजाने में 2 घंटे पहले ही उस बहते हुए द्वीप के साथ निकल गए थे। 2 घंटे ज्यादा नहीं थे, लेकिन समुद्र में खो जाने के कारण उन्हें पता ही नहीं था कि द्वीप किस दिशा में बह रहा है, और इसलिए उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनका जहाज कहाँ है। वे इस बहते हुए मल के ढेर पर बिना खाने पीने या किसी भी तरह की रसद के फंस गए थे, और इस विचार से टीच को उल्टी सी होने लगी। बस यही सोचकर उन्हें लगा कि वे सब बर्बाद हो गए हैं। नाविकों के रूप में सबसे बुरी चीज जिसका वे सामना कर सकते थे वह ठीक इसी प्रकार की स्थिति थी, और दुर्भाग्य से टीच और उनकी टीम इसका शिकार हो गई। परिणामस्वरूप उन्हें 10 दिन से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। यही कारण था कि ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू ईशान और अन्य लोगों से पहले ड्रम द्वीप से चले गए, लेकिन फिर भी उनसे पीछे रह गए। उन 10 से ज्यादा दिनों के दौरान ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू अपनी सबसे दयनीय स्थिति में थे। इस मल द्वीप पर कोई पौधा या जानवर नहीं था, इसलिए टीच और बाकी लोग केवल समुद्र से मछलियां पकड़ सकते थे और भोजन के लिए ऊपर उड़ते पक्षियों पर गोली चलाने के लिए वैन ऑगर्स राइफल का इस्तेमाल कर सकते थे। खाना तो गौण था, सबसे जरूरी मुद्दा पीने का पानी था। उन्होंने पूप द्वीप पर कई गड्ढे खोदे, इस उम्मीद में कि बारिश होने पर कुछ ताज़ा पानी इकट्ठा हो जाएगा। सौभाग्य से ब्लैकबर्ड समुद्री डाकू 10 दिन से ज्यादा समय तक जीवित रहे, लेकिन उन्हें कोई भी गुजरता हुआ जहाज नहीं मिला। हालांकि पूप द्वीप पीछे हट गया था, और जब उन्होंने दूर से एक जहाज देखा तो वे उत्साहित हो गए। लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह उनका असली जहाज था। हालांकि जहाज टूटा फूटा था, फिर भी वह तैर रहा था और लंगर की वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ था। आखिरकार ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को अपना जहाज फिर से मिल गया, लेकिन टीच की इच्छा थी कि काश उन्हें ऐसा न मिलता। क्यों?
क्योंकि 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जहाज पर रखा सारा खाना और पानी सड़ गया था और उसमें फफूंद लग गई थी और पूरा जहाज बदबू से भर गया था। इससे तो अच्छा था कि यह मुझे मिलता ही न। पूप द्वीप पर बिताए समय के दौरान टीच और बाकी लोगों को बस छिटपुट रूप से ही खाना मिलता था। अब जब उन्हें अपना जहाज मिल गया था तो खाने पीने की कोई बात ही नहीं थी। इस समय सभी ब्लैकबियर्ड समुद्री लुटेरों के दिल निराशा से भर गए थे। मौत का साया सामान्यतः अदम्य डॉक्टर क्यू पर भी मंडरा रहा था, जो अब पहले से कहीं अधिक कमजोर और दुर्बल दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण टीच और उसका दल अलाबस्ता की ओर बढ़ता रहा। अरे यार, किसी द्वीप पर पहुंचते ही सबसे पहले हम तब तक खाते पीते हैं जब तक कि हम और न खा सकें। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के पांचों सदस्य, जो भूख से दुबले पतले और कमजोर हो गए थे, भी यही सोच रहे थे। इस लगभग मौत जैसी स्थिति में ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को आखिरकार अपनी मंजिल दिखाई दी। जैसे ही उन्हें दूर जमीन दिखाई दी, चालक दल के हर सदस्य ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और सामने वाले द्वीप को देखने के लिए उठ खड़े हुए। बंदरगाह पहुंचकर टीच अपनी खुशी रोक नहीं पाया और चिल्लाया, जल्दी उतरो, मैं इस शहर का हर टुकड़ा खाने जा रहा हूं। हालांकि जैसे ही वे उत्साहपूर्वक जहाज से कूदे शहर की ओर भागने के लिए तैयार हुए, अचानक लोगों का एक समूह घंटियों की झनकार की आवाज के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये टीच नहीं है। बहुत दिन हो गए मिले। ईशान, जो हमेशा की तरह कमर पर सेनबोनजाकुरा लटकाए खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान लिए सीधा खड़ा था और टीच को देख रहा था, जो किसी भूखे अफ्रीकी शरणार्थी जैसा लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम भूख हड़ताल पर बैठे हो? टीच को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। यही वह आखिरी बात थी जो वह सुनना चाहता था, खासकर ऐसे समय में जब उसका दल भूखा और कमजोर था। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80127768। डार्क फ्रूट मिलने के बाद से टीच इयान क्रिप्टोकरेंसी फ्रूट लेना चाहता है। यदि कोई और समय होता तो वह उससे मिलकर बहुत खुश होता, लेकिन अभी ही क्यों? इस समय टीच का दिल डूब रहा था। टीच मूर्ख नहीं था। जब उसने ईशान पर नजर डाली और देखा कि आरव उसके पीछे सख्ती से खड़ा है, तो वह तुरंत समझ गया कि व्हाइटबर्ड पायरेट्स ने उसका पीछा करने के लिए किसी को भेजा है, और वह पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव ही था। जहां तक ईशान की बात है, तो वह जरूर आरव के साथ अपनी मर्जी से आया होगा। टीच अच्छी तरह समझ गया था कि वह न सिर्फ ईशान को मारना चाहता था, बल्कि ईशान भी उसे मरवाना चाहता था। दोनों के बीच किसी मोड़ की गुंजाइश नहीं थी। ईशान ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने का यह मौका नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि लाफिट और वान ऑगुर भी अब थोड़ा अचंभित थे। ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू अपनी यात्रा से थके और भूखे अरबस्ता पहुंच ही रहे थे, और अब उनका सामना शिचिबुकाई में से एक ईशान से हो गया था। यह एक बड़ी समस्या थी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कोई भी इयान के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। हालांकि टीच बहुत ही महत्वाकांक्षी और चालाक आदमी था। अपनी हैरानी से उबरते हुए वह अचानक जोर से हंसा, ज़ेहाहाहा। ईशान, आरव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों से यहाँ मुलाकात होगी। कितना सुखद आश्चर्य। ईशान और आरव दोनों ने टीच को असमंजस से देखा, यह सोचकर कि वह क्या कर रहा है और अचानक क्यों हंस रहा है। लेकिन तभी टीच ने अपनी बाहें फैला दीं और कहा, ईशान, आरव मेरा समुद्री डाकू दल बन चुका है। क्या तुम लोग मेरे दल में शामिल होना चाहते हो? तुम जैसे ताकतवर लोगों के शामिल होने से हमारा समुद्री डाकू दल जरूर चारों समंदर पार मशहूर हो जाएगा।
आओ मिलकर दुनिया जीत लें। यह सुनकर ईशान और आरव दोनों ने भौहें चढ़ाई और एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टीच मिलते ही ऐसा कह देगा। क्या वह उनके साथ कोई चाल चल रहा था या सचमुच इतना खुला था? तो इसी शंका को मन में रखते हुए ईशान ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारे दल में शामिल हो जाऊं। टीचर, क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारे समुद्री लुटेरों के दल में शामिल हो जाऊं? बिल्कुल। टीच जोर से हंसा और बड़ी बड़ी आंखों से ईशान को घूरने लगा। लेकिन जिस तरह से वह देख रहा था उससे वह दोस्ताना से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। टीच ने जोर से कहा, ईशान, हमारे बीच की दुश्मनी बस एक गलतफहमी थी। एक बार तुम मेरे दल में शामिल हो जाओ तो हम दोस्त बन जाएंगे और बीती बातें पानी में डूब जाएंगी। लाफिट और बाकी लोग टीच को गौर से देख रहे थे। उनके घबराए हुए दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। ईशान ने टीच की आंखों में सीधे देखा और महसूस किया कि वह जरा भी नहीं हिला। टीच भी उसे उसी नजर से देख रही थी और साफ जाहिर था कि वह जो बेच रहा था वह पूरी चाहत से था। वास्तव में वह व्यक्ति जो व्हाइट बियर्ड के जहाज पर इतने वर्षों तक अपना असली रंग छुपाए रखने में कामयाब रहा था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। टीच, अपनी सांसें बर्बाद मत करो। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे रूपरंग से लगता है कि तुम समुद्र में किसी तूफान या किसी और आपदा से कमजोर हो गए होगे। इसीलिए तुम इन बातों से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए परेशान मत हो। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सही है ना टीच? आरव आगे बढ़ा और ईशान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चूंकि तुमने थैच को मारने की हिम्मत की है तो तुम्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे व्हाइटबर्ड्स के समुद्री डाकू समूह की गरिमा बनाए रखनी होगी। इसका आरव। टिच मुस्कुराई। क्या तुम सच में उस इंसान को, जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, अपना बेटा या बाप कहने को तैयार हो? टीच ने आरव की ओर देखा और कहा, क्या यह हास्यास्पद परिवार वास्तव में तुम्हारे लिए इतना मूल्यवान है? एस का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। चुप रहो। तुम्हें ओयाजी के बारे में बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। मत भूलो, उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें इस जहाज पर पनाह दी। उन्होंने तुम्हें एक घर दिया और तुम्हें कम से कम शुक्रगुजार तो होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें उनके सपनों का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल सही, उसके सपने। टीच चिल्लाया, लेकिन वो सपने सिर्फ उसके थे। क्या उसने कभी मेरे या तुम्हारे सपनों के बारे में पूछा है? मैं सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाओं की खातिर व्हाइटबर्ड्स के समुद्री डाकू दल से बंधी जिंदगी बिताने से इनकार करता हूं। अगर तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है तो खुद ही चले जाओ। आरव झल्लाया। पर तुम्हें थैच को मारना क्यों पड़ा? क्या उससे तुम्हारी दोस्ती झूठ थी? दोनों के बीच बहस का मतलब था कि दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग हो गए थे। शुरू से ही वैन ऑगर और बाकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि टीच, इयान और बाकी क्रू के साथ किसी समझौते पर पहुंचेंगे। जब उन्होंने स्थिति बिगड़ती देखी तो वैन ऑगर ने सबसे पहले कदम उठाया। उसकी अजीब लंबी राइफल सेनरिकू से कई गोलियां आरव की ओर चलीं। हालांकि ये गोलियां एस के शरीर से होकर पीछे की ओर जा लगीं, जिससे एस के शरीर पर केवल आग की लपटें ही रह गईं। वैन ऑगर्स की कार्रवाई से आरव भी हरकत में आ गया। उसने तुरंत कार्रवाई की और अपने दाहिने हाथ में एक जलती हुई लौ पकड़ ली और टीच की ओर दौड़ा। जैसा कि पहले ईशान के साथ तय हुआ था, वह स्वयं टीच से निपटेगा।
ईशान ने भी कार्रवाई की और